मैं ये वीडियो 1 मार्च 2022 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है और आज युद्ध का छठा दिन है, जो धीरे धीरे एक विनाशकारी युद्ध का रूप लेता नजर आ रहा है और अब बात परमाणु बम तक आ पहुंची है। हमारे और लोगों के बीच में एक क्वेश्चन उठता नजर आ रहा है, क्या वास्तव में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन? इस क्वेश्चन का आंसर ना मेरे पास है और ना पूरी दुनिया के लोगों के पास। इस क्वेश्चन का आंसर केवल एक शख्स के पास है, वो है पुतिन। एक बात तो साफ नजर होती आ रही है कि रूस की नहीं बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जंग यूक्रेन में रूसी सेना लड़ रही है। ऐसा लगता है कि पुतिन रूसी सरकार नहीं, यह तय करेगी कि परमाणु हथियार का उपयोग कब और कहां करना है। यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। और यूक्रेन के आक्रमण पर पश्चिम की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए पुतिन द्वारा रूस के परमाणु बल को तत्परता की स्थिति में रखने का आदेश देने के बाद यह खतरा गंभीर लग रहा है। लेकिन पुतिन ने लगभग 4 साल पहले परमाणु बम के सवाल का एक अनिवार्य रूप से जवाब दिया था। उन्होंने उस टाइम पर कहा था, अगर कोई रूस को नष्ट करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, यह मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूँ और इसका राज्य प्रमुख हूँ। यह मार्च 2018 का एक स्टेटमेंट था। मार्च 2022 को आप देख सकते हैं कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच में एक ऐसा खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। रूस के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुखों को उनके निर्देश में इस्तेमाल किए गए शब्दों में 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने के उनके आदेश के साथ एक अनोखी सिमिलैरिटी है। पुतिन ने यूक्रेन के आक्रमण को उस देश में आदेश लाने के लिए विशेष सैन्य अभियान के रूप में प्रदर्शित किया था। पुतिन ने अपने परमाणु बल को जो लड़ाकू कर्तव्य के विशेष शासन पर रहने के लिए कहा है। रक्षा कर्मचारियों के लिए उनके निर्देशों में विशेष शब्द का प्रयोग गंभीर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है। इससे पश्चिम की चिंता बढ़ गई है कि वह वास्तव में परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है क्या। पर क्यों? पुतिन लंबे समय से पूर्वी यूरोप में नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के विस्तार को रूस के लिए खतरे के रूप में देखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने यूक्रेन आक्रमण को पश्चिम के देशों के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में उचित ठहराया है, जिस पर उन्होंने रूस के पड़ोस में हथियार संतुलन बनाए रखने के वादों को तोड़ने का आरोप लगाया था। पुतिन ने पश्चिम देशों द्वारा आक्रामक बयानों पर रूस की निवारक बल इकाइयों को अपने निर्देश के लिए दोषी ठहराया, जिसने उनके यूक्रेन आक्रमण की निंदा की और रूसी विमानों द्वारा यूरोपीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधित सहित प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। पश्चिम देशों द्वारा पुतिन को यूक्रेन में अपनी रूसी ऑपरेशन को रोकने के लिए मजबूर करने के उपायों में प्रमुख रूसी बैंकों और पुतिन के आंतरिक सर्कल में प्रभावशाली लोगों की संपत्तियां, यूक्रेन के लिए हथियारों का बंटवारा और रूसी राज्य मीडिया आउटलेट्स और रूस टुडे को यूरोपीय संघ से ब्लैकआउट करना शामिल है। हालांकि पुतिन के निर्देश का मतलब यह नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, पर आज की न्यूज़ से यही पता लगता है कि पुतिन बहुत जल्दी ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि एनालिसिस से पता लगा है कि यदि रूस की सेना 10 दिन से ज़्यादा लड़ती है तो रूस बहुत ही ज़्यादा घाटे में चला जाएगा, वो कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि रूस अपनी सेना पर एक दिन में लगभग 112 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है। और उसके जितने भी शेयर्स थे वो भी सब डाउन हो गए हैं और उसका मार्केट भी डाउन हो गया है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है। अब कहें तो परमाणु खतरा कितना गंभीर है, तो इसके लिए आपने यूक्रेन पर आक्रमण की घोषणा करते हुए पुतिन को सुना होगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी यूक्रेन में रूस के रास्ते में आने की कोशिश करेगा, उसके परिणाम, उसके जो रिजल्ट होंगे अपने इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे। इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि उनके संदर्भ को परमाणु हथियारों के संकेत में रूप लिया गया है, लेकिन इसकी अधिक गंभीरता से व्याख्या नहीं की गई थी। आखिरकार एक नियम है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी गैर परमाणु हथियार वाले देश के खिलाफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है, या अगर इसका इस्तेमाल दूसरी तरफ नहीं किया जाता है। यह सिद्धांत 75 से अधिक वर्षों से अच्छा रहा है। कई अन्य नेताओं के विपरीत उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के संभावित अपवाद के साथ पुतिन परमाणु हथियारों से खुद को अलग नहीं करते हैं। 2005 में उन्होंने एक परमाणु मिसाइल क्रूजर के टेस्ट को देखते हुए चित्रित किया गया था।
विश्लेषकों का कहना है कि परमाणु शक्ति वाली क्रूज मिसाइल एक अपमानजनक विचार है जिसे अमेरिका ने माना और खारिज कर दिया, लेकिन पुतिन ने 2018 में घोषणा की रूस ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। बात कि पुतिन परमाणु बम कहां कहां गिरा सकते हैं। एक बात तो साफ होती नजर आ रही है कि रूस की नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन की जंग यूक्रेन में रूसी सेना लड़ रही है। ऐसा लगता है कि पुतिन रूसी सरकार नहीं यह तय करेगी कि परमाणु हथियार का उपयोग कब और कहां करना है, और पुतिन ने यह क्लियर कर दिया है कि परमाणु हथियार अब केवल एक प्रस्ताव ही नहीं रह गया है, बल्कि रक्षा विश्लेषकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि पुतिन एक बसे हुए क्षेत्र में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पुतिन का परमाणु लक्ष्य संभवतः डेनमार्क और यूके के बीच उत्तरी सागर में कहीं हो सकता है। रूस के पास उत्तरी सागर की ओर कोई दिशा नहीं है, लेकिन वह वहां परमाणु बम गिराने के लिए वाहन या मिसाइल का उपयोग करने में सक्षम है। रक्षा विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यूक्रेन में पुतिन का युद्ध उनकी खोज योजना के अनुसार नहीं हुआ है और उनके पास अपने परमाणु नुकीले दिखाने के अलावा बहुत कम विकल्प बचा है। क्या यूक्रेन के पास भी परमाणु शक्ति है? आपके पास अब ये क्वेश्चन एक अराइज हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, यह यूक्रेन के दुखों में से एक है, जहां एक सांसद ने कहा कि जबकि उनके देश ने सभी परमाणु हथियार छोड़ दिए हैं, यह एक परमाणु शक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है। जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो 1991 में 3 उत्तराधिकारी देशों को परमाणु हथियार रूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन मिले। उस समय यूक्रेन के पास 1900 परमाणु हथियार, 176 अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM और 44 रणनीतिक बम वर्षक होने का अनुमान था। समझौतों की एक श्रृंखला के माध्यम से यूक्रेन 1994 तक विनाश के लिए रूस को अपने परमाणु हथियार को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था। 1996 तक यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु हथियार को ट्रांसफ़र कर दिया था। 2001 में इसने अपने अंतिम परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया। बदले में यूक्रेन को अमेरिका और रूस से आर्थिक मुआवजा मिला और आश्वासन दिया गया कि इसकी संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती नहीं दी जाएगी। इसलिए अब 20 से अधिक वर्षों के पूर्ण परमाणुकरण के बाद यूक्रेन अपनी पूर्व पहचान को जीवित रखने के लिए लड़ रहा है। भले ही इसकी क्षेत्रीय अखंडता को पहली बार 2014 में तोड़ा गया, जब रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था, और इससे पहले फरवरी में जब रूस ने 2 को मान्यता दी थी पूर्वी भागों में टूटे हुए क्षेत्र जो थे। क्या नाटो रूस के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका आंसर तो नहीं में होगा, पर देख लेते हैं और भी क्या चीज़ें हैं इसमें। तकनीकी रूप से नाटो रूस के खिलाफ परमाणु मिसाइल या बम का उपयोग कर सकता है यदि पुतिन ने अपने परमाणु खतरे को कार्रवाई में डाल दिया। 1950 के दशक से अमेरिका के पास यूरोपीय महाद्वीप पर अपने परमाणु हथियार हैं। नाटो खुद को परमाणु गठबंधन घोषित करता है, लेकिन उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नाटो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। इसके सभी परमाणु हथियार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हैं। इन तीनों में से फ्रांस परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए खुद को प्रतिबंध नहीं करता है, इसलिए केवल अमेरिका के पास परमाणु हथियार ही पूर्व तैनाती की स्थिति में है। इन्होंने 5 देशों बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में 6 हवाई अड्डों पर रखा गया है। नाटो का कहना है कि अमेरिका हर समय इन हथियारों की पूरी कस्टडी रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जो व्यवहारिक रूप से नाटो द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग का फैसला करने के अधिकार है, रूस के लिए सीधे जवाबी कार्रवाई की वार्ता को कम करता दिखाई दिया है। परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए उनका रुझान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था, जिन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को बड़े और अधिक शक्तिशाली परमाणु बटन हमेशा मेरी मेज पर और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बिडेन के साथ धमकी दी थी। तो हालांकि अगर रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने पर पश्चिम के देश निरंतर जोर को देखते हुए पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध को परमाणु संघर्ष में बदल देते हैं, तो यूरोप जापान में देखी गई तुलना में अधिक तबाही का गवाह बन सकता है, जहां परमाणु हथियार पहले थे और एकमात्र समय का इस्तेमाल किया गया था 1945 में। तो दोस्तों बात यह है कि पुतिन क्या करते हैं, और अभी तो बहुत सारी डिबेट चल रही हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी संकट पैदा हो जाएगा। हम किसी भी छोटे देश को ऐसे नहीं कर सकते। जो हमारी बातें नहीं है, ये कुछ नॉलेज थी और ऐसी ही वीडियो आपको
रूस और यूक्रेन के युद्ध से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।